क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स का इनबॉक्स, मोबाइल का इनबॉक्स चेक करके देखा है? उनके फोन में कई ऐसे एसएमएस मिलेंगे जिनमें ढेरों लिंक होंगे और यकीनन वो लिंक सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी सोचा है कि एक अनसेफ लिंक पर क्लिक करने का मतलब है एक मुसीबत को मोल ले लेना। डिजिटल अरेस्ट बेशक इस वक्त की सबसे बड़ी मुसीबत है और इसका शिकार कोई भी बन सकता है। दरअसल ज्यादा समझदार लोग यहां जल्दी बेवकूफ बनते हैं। जिनको बैंकिंग सिस्टम की पूरी जानकारी है वो भी ठग लिए जाते हैं। और ऐसी ही कहानी है जहां एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही सुन रहे हैं आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट साइबर ठगी का शिकार हो गए। हेलो, मैं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 कार्गो से बोल रहा हूं। आपका पार्सल पकड़ा गया है। मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनका दिल्ली से कोई वास्ता नहीं था, पार्सल से कोई वास्ता नहीं था, उनको ये कॉल तुरंत बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। रेडी होके निकलने के टाइम में मुझे एक फोन आ गया। उसने दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा कि आपका आधार नंबर फलाना फलाना, मैं जो बोल रहा हूँ ये आधार कार्ड आपका है क्या नहीं। मैंने नंबर क्रॉस वेरीफाई किया, नंबर तो मेरा आधार कार्ड का सही था। अगले 3.5 घंटे तक वो वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट रहे और जब कॉल बंद हुआ तब इन्होंने अपने अकाउंट से 47 लाख और दूसरे अकाउंट से 24,24,000 रुपए जालसाजों को ट्रांसफर कर दिए। ये सब उसी एक कॉल से शुरू हुआ जो सुबह सुबह आ गया था। कॉलर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए एक पार्सल के अंदर जो जो आइटम गिनाए उनके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाता। सिंगापुर भेजे जा रहे कथित पार्सल में 17 जाली पासपोर्ट, 58 फेक एटीएम कार्ड और 140 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स था। कॉलर ने पार्सल में ये सब पकड़े जाने की बात कही। इनमें सबसे खतरनाक था एमडीएमए ड्रग्स। एमडीएमए एक सीएनएस स्टिमुलेट ड्रग है जो आमतौर पर रेव पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। कॉलर ने फोन कॉल पर एमडीएमए वाला बम गिराने के बाद कॉल को एक फर्जी थाने में जोड़ दिया। अब कॉल पर एक वर्दी वाला था जिसने अपना नाम सुनील बताया, पद हेड कांस्टेबल बताया और फेस टू फेस इंक्वायरी करने के लिए तुरंत वीडियो कॉल पर आने का ऑर्डर दे दिया। विक्टिम को शक न हो इसके लिए उस फर्जी पुलिस वाले ने व्हाट्सएप पर अपना आईडी कार्ड भी भेज दिया। यहां से टॉर्चर शुरू हो गया, लेकिन बहुत प्यार प्यार से। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के फैमिली मेंबर्स कैमरे पर दिखे तो उन सबको कमरे से निकालकर रूम बंद कर लेने को कहा गया। फिर वीडियो कॉल पर ही इंक्वायरी शुरू हो गई। आप क्या काम करते हैं, कौन सी कंपनी में काम किया है, परिवार में कौन कौन मेंबर है, बेटे का नाम बताएं, वो क्या करता है, बेटियों के नाम, वो कहां रहती हैं। आधार कार्ड कैमरे के सामने रखिए, आधार कार्ड की फोटो खींचकर भेजिए। विक्टिम से जैसा जैसा कहा गया उन्होंने वैसा वैसा किया। फिर फर्जी हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ने बड़े अधिकारियों से बात कराने की बात की, लेकिन उससे पहले आधार कार्ड के वेरिफिकेशन का पैंतरा जोड़ दिया। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन असल में एक पैंतरा था। बहुत जल्द ये सामने आ गया। फोन पर हो रही फर्जी इंक्वायरी विक्टिम को वीडियो कॉल पर दिख रहा था। पार्सल में ड्रग्स पकड़े जाने का केस अब सेकेंडरी हो गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज प्राइमरी ऑफेंस बना दिया गया, जिससे विक्टिम को डराने का काम शुरू किया गया। संजय सिंह केस में 38 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए। मेरे को बता दिया कि आपका एचडीएफसी अकाउंट में संजय सिंह केस में 38 करोड़ जमा करवा दिया है। तो 38 करोड़ आपके अकाउंट में संजय सिंह में जो आप शक करके है, तो आपके अकाउंट में एचडीएफसी बैंक। मैंने उसको बोला मेरा एचडीएफसी बैंक ही नहीं है। दिल्ली में किसी को डिजिटल अरेस्ट करना है तो मुंबई से कॉल आता है। लखनऊ के डॉक्टर को भी मुंबई पुलिस का कॉल बताया गया था, लेकिन मुंबई के चार्टर्ड अकाउंटेंट को
दिल्ली पुलिस के नाम से कॉल आया था। दरअसल ये एक बेसिक रिसर्च जुटाई जाती है और जिसे करने के बाद ही साइबर ठग आपके खाते पर चढ़ाई करते हैं। साइबर अरेस्ट के विक्टिम चार्टर्ड अकाउंटेंट को जालसाजों ने 3 पेपर भेजे। तीनों में उनका नाम था और आधार कार्ड नंबर भी था। जालसाजों ने बातों बातों में उनसे ही आधार कार्ड नंबर कंफर्म कर लिया था। पहला था कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, 100% फेक। दूसरा था एसेट सीजर नोटिस, ये भी पूरी तरह फर्जी। तीसरा था अरेस्ट वारंट, विशुद्ध जालसाजी। डराने के लिए सरकारी मोहर, सरकारी सील, सब कुछ लगा था। इन फर्जी कागजातों में 2 चार्ज और जोड़ दिए गए, मानव तस्करी और मानव अंगों की तस्करी। यानी घंटे भर में अंदर कुल मिलाकर 5 तरह के चार्ज लगा दिए गए। पहला चार्ज फर्जी पासपोर्ट सप्लाई करना, दूसरा चार्ज प्रतिबंधित MDMA ड्रग्स की तस्करी, तीसरा चार्ज 38 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, चौथा चार्ज मानव तस्करी और 5वां चार्ज मानव अंगों की तस्करी। इसी बहाने विक्टिम से प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ शुरू कर दी गई। वो आपके जो बैंक है उसमें लेटेस्ट क्या बैंक बैलेंस है वो जरा इमीडिएटली आपको लेटेस्ट जो मालूम है वो बता दो। तो मैंने उनको लेटेस्ट अकाउंट में जो बैलेंस है उसमें एक अकाउंट में 48 लाख था, दूसरे अकाउंट में 25 लाख था, तीसरे अकाउंट में 92,000 था, चौथे अकाउंट में 5,000 था, 5वें अकाउंट में 3,80,000 था। ऐसा सब डिटेल दे दिया। वीडियो कॉल पर पूछताछ करने वाले किरदार बदलते रहे, उनका ओहदा बदलता रहा, लेकिन मकसद सबका एक ही रहा, गिरफ्तारी का डर दिखाओ और विक्टिम को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लो। इस दौरान संपत्ति की डिटेल, पैतृक संपत्ति का ब्यौरा, बैंक खातों की डिटेल, बच्चों के बैंक खाते की डिटेल, एक जमीन बेची उसकी भी डिटेल पूछते रहे। सोचिए, जालसाजों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से उनके ITR तक की फोटोकॉपी मांग ली। विक्टिम का मुंबई से दिल्ली आना पॉसिबल नहीं था, गिरफ्तार वो होना नहीं चाहते थे। ऐसे में एक ही रास्ता छोड़ा गया, सारा पैसा ठगों के कहे के मुताबिक उनके खाते में ट्रांसफर कर देना और किसी तरह अपना पिंड छुड़ाना। 47 लाख रुपए ले लेने के बाद विक्टिम को दूसरे बैंक में भेजा गया। वहां से उन्होंने 24,24,000 रुपए ट्रांसफर किए। ये पैसे बाउंस हो गए तो ठगों ने 4 बजे तक पैसे नहीं मिले तो गिरफ्तारी तय का डर दिखाया। तो रास्ते में मेरे को फंड लीगलाइजेशन का सर्टिफिकेट आ गया। वो फंड लीगलाइजेशन का सर्टिफिकेट जैसे देखा तो पहले वाला SK ट्रेडर अमरावती था, इसमें आया कार्डिया इम्पेक्स, मालाड ईस्ट, ICICI बैंक, IFC कोड नंबर सो एंड सो, उसमें भी RBI का पूरा सिंबल, एम्ब्लेम ऐसा सब करके वो मेरे पास आ गया। और वो ट्रांजैक्शन बराबर 3:59 में वो ट्रांजैक्शन थ्रू हो गया। पैसे लेने के बाद जालसाज रिसीविंग भी दे रहे थे, वो भी बकायदा नोटराइज, लेकिन इस पर लगे सील मोहर पर मत जाइए, ये पूरी तरह फर्जी पेपर है। 71,24,000 रुपए का पेमेंट तो हुआ, लेकिन उसकी रिसीविंग 100% फेक है। मेरा बाबा को मैंने ये बता दिया कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया, तो उन्होंने आपके दिमाग में आया तो आपने बताया? अब मेरा दिमाग में आ गया और मैं बोला अभी तो हो गया है, पेमेंट करवा दिया है। तो अभी तो जैसे उन्होंने पेपर देखा, सब देखा, तो उनको डाउट आ गया मेरा बाबा को, तो बोले नहीं ये तो कुछ साइबर का स्कैम है। 71,24,000 रुपए लेने के चंद मिनटों में ही जालसाजों ने एक खाते से दूसरे खाते, दूसरे खाते से तीसरे खाते, तीसरे खाते से चौथे खाते में पैसे ट्रांसफर कर लिए। बैंक को फ्रॉड की इत्तला दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में जाकर विक्टिम की फैमिली ने FIR दर्ज कराई। 25 तारीख को सुबह 10:30-11 बजे उनका मेरे पास एक मैसेज आया कि हमने हमारे ऊपर के जो CBI के इंचार्ज है उनके पास से मेरे पास कोई डिटेल आई है, तो वो डिटेल के बारे में वापस आपके साथ पूछताछ होगी, बात होगी और आपके साथ वापस उसके साथ बात करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे को पहला दिन का इंसिडेंस मालूम था, तभी मैंने उनको उसका कोई मैसेज का रिप्लाई दिया नहीं। उसके बाद में उन्होंने 2 बार मेरे को वीडियो किया, मैं वो वीडियो लिया नहीं, तो उसने मेरे को बोला कि वाई यू आर नॉट रिपोर्टिंग, और मेरे को रिपोर्ट क्यों नहीं करते, ऐसा सब बात किया। अब मुंबई पुलिस की साइबर विंग इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन विक्टिम को अब तक कुछ नहीं मिला है। पुलिस
कहती है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। यहां तक कि सीआरपीसी में डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई कानून नहीं है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस में भी डिजिटल अरेस्ट को लेकर कोई कानून नहीं बना हुआ है। लेकिन फिर भी आजकल रोज डिजिटल अरेस्ट के कई केसेस सामने आ रहे हैं। लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या आती है? डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए लोगों को पुलिस पकड़ नहीं पाती है। यहां तक कि जो पैसे चले जाते हैं उनकी रिकवरी भी नहीं हो पाती है। कमी जांच में कहां रह जाती है? आइए आपको बताते हैं कि जब अमेरिका में इस तरह का कोई क्राइम होता है तो फिर जांच कैसे होती है, कौन कौन सी एजेंसीज लगती हैं और हिंदुस्तान को क्या सीखने की जरूरत है। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड कहीं ना कहीं कोई साइबर फ्रॉड होता रहता है। सालाना 6 ट्रिलियन या 6000 मिलियन डॉलर, 500 बिलियन डॉलर हर महीने, 115 बिलियन डॉलर हर सप्ताह, 16.4 बिलियन डॉलर रोजाना, 11.4 मिलियन डॉलर प्रति मिनट और 1,90,000 डॉलर प्रति सेकंड। साइबर क्राइम का दायरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। लाखों साइबर क्राइम कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। विक्टिम को महीनों महीनों तक पता नहीं चलता कि उसके साथ कोई फ्रॉड भी हुआ है। अमेरिका इस मायने में अलग मुल्क है। वहां साइबर क्राइम रिपोर्ट हो या ना हो, साइबर क्राइम कंट्रोल का मैकेनिज्म काम करता रहता है। अमेरिका में साइबर क्राइम कंट्रोल का मुख्य जिम्मा FBI के पास है। FBI की लीडरशिप में साइबर क्राइम कंट्रोल के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। साइबर इन्वेस्टिगेटिव ज्वाइंट टास्क फोर्स यानी NCIJTF में 30 से ज्यादा एजेंसियों को जोड़ा गया है। अमेरिका में जब भी कोई साइबर अपराध होता है तो सभी एजेंसियां एक साथ एक्टिव होती हैं। साइबर क्राइम कंट्रोल का काम 3 स्तर पर होता है: आइडेंटिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन। पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण है। साइबर क्राइम का पता लगाने के लिए पब्लिक फीडबैक का सहारा लिया जाता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए इंसिडेंट बेस्ड रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया गया है। संभावित साइबर क्राइम की पहचान के लिए 4 एजेंसियों की मदद ली जाती है: ब्यूरो ऑफ जस्टिस स्टैटिस्टिक्स, FBI इंटरनेट क्राइम कंप्लेन सेंटर CISA और फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ये 4 एजेंसियां संभावित साइबर क्रिमिनल्स पर रेगुलर नजर रखती हैं। जब साइबर अपराध का पता चल जाता है तो FBI और साइबर इन्वेस्टिगेटिव ज्वाइंट टास्क फोर्स एक्टिव हो जाती है। FBI के पास प्रशिक्षित साइबर स्क्वाड है। हर स्क्वाड में 56 फील्ड अफसर हैं। ये ट्रेंड फील्ड अफसर लगातार दूसरी एजेंसियों के संपर्क में रहते हैं। रैपिड रिस्पांस साइबर एक्शन टीम को घंटे भर के अंदर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। FBI के कई अफसर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन में लगे रहते हैं, जिससे सरहद पार बैठे साइबर क्रिमिनल को भी पकड़ा जा सके। अमेरिका में द इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर यानी IC3 इंटरनेट क्राइम का डेटा कलेक्ट करती रहती है। जैसे ही कोई क्राइम होता है, IC3 की रिकवरी एसेट टीम विक्टिम के बैंक खाते को सेव करने में लग जाती है। साइबर क्राइम होने पर 7 एजेंसियां एक साथ जांच में लगती हैं। अपने देश में भी साइबर अपराध की तादाद बेतहाशा बढ़ रही है, लेकिन जांच वैसी नहीं हो रही जिससे अपराधियों को तुरंत पकड़ना मुमकिन हो सके। प्रशिक्षित साइबर स्क्वाड का नहीं होना और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी इसकी मुख्य वजह है। इस दिशा में कुछ पहल हुई है जिसमें साइबर क्राइम कंट्रोल पहले से आसान होगा। सितंबर महीने में सरकार ने लगभग 6 लाख नंबरों को बंद कराया। लगभग 7 लाख हैंडल्स यानी SMS को ब्लॉक किया गया। साइबर ठगी में यूज किए गए 4 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किए गए। राज्यों की साइबर रजिस्ट्री को नेशनल साइबर रजिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। 5000 लोगों को साइबर कमांडो के रूप में ट्रेन किया जा रहा है। सिम और आधार कार्ड का इंटीग्रेशन कई अपराध को सॉल्व करने में सहायक हुआ है। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले हर एक नंबर की पहचान से क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसा जा रहा है।